नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी कहानी संग्रह का जो मेरा कोश है उसका एक कहानी और हत्यारे नाम से है, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। इसे लेकर के आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं शुरू करता हूँ बिना समय गंवाए। शीर्षक है हत्यारे। ग्वार की एक शाम को पान की एक दुकान पर दो युवक मिले। आकाश साफ नीला और खुशनुमा था। हवा आने वाले मौसम की स्मृति में चंचल। एक युवक गोरे रंग का और लंबा, तगड़ा और बहुत सुंदर था। यद्यपि उसकी आंखें छोटी छोटी थीं। वह सफ़ेद कमीज और आधुनिक फैशन की एक ऐसी तंग पैंट पहने था जिसको फाड़कर उसके बड़े बड़े और सुडौल जूतड़ बाहर निकलना चाहते थे। पैरों में जूते थे किंतु मोजे नहीं थे और बाल उल्टे फिरे हुए थे। दूसरा युवक सांवला, ठिगना और तंदुरुस्त था। उसकी दाढ़ी मूछ अपने साथी की तरह ही सफाचट थी। पोशाक भी उसी ढंग की थी, किंतु सिर पर कश्मीरी टोपी थी। पैंट का रंग चॉकलेटी न होकर भूरा था और कमीज की दो बटनें खुली होने के कारण बनियाइन साफ दिखाई दे रही थी। हेलो डियर, हेलो सन। गोरा पास आकर खड़ा हो गया। इतना लेट क्यों बेटे? भाई बोर हो गए। कोई खास बात? यही नेहरू है यार। आज उसका एक और पत्र मिला है। आईसी सांवले की आँखों और होठों के कोरों में हास्य की हल्की सिकुड़नें पैदा होकर विलीन हो गई। हाँ डियर, यह आदमी मुझको परेशान कर रहा है। मैंने बार बार कहा कि भाई मेरे भारत की प्राइम मिनिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति को दो। मेरे पास बड़े बड़े काम हैं, लेकिन मानता ही नहीं। क्या कहता है? वही पुराना राग। इस बार लिखा है, अब मैं थक गया हूँ। गांधी जी देश का जो भार मुझे सौंप गए उसको मैं आपके मजबूत कंधों पर रखना चाहता हूँ। इस अभागे देश में आज आपसे काबिल और समझदार दूसरा कोई भी नहीं है। दो लट्टू तेजी से नाचकर सस्ता गिर गए हों, इस तरह वे कुछ क्षण हंसकर गंभीर हो गए। और भी तो नेता हैं? सांवले ने पूछा। नेहरू देश के और सभी नेताओं को निकम्मा और बातूनी समझता है। तुमको तो मालूम है ना कि लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली गया था तो नेहरू ने अशोक होटल में आकर मुझसे मुलाकात की थी। नहीं, तुम हरामी की औलाद हो। कोई बात बताते भी तो नहीं। सांवले की आंखें बटन की तरफ चमकने लगी। नेहरू मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा। बोला, आज देश भारी संकट से गुजर रहा है। सभी नेता और मंत्री बेईमान और संकीर्ण विचारों के हैं। जो ईमानदार हैं उनके पास अपना दिमाग नहीं है। मेरी लीडरशिप भी कमज़ोर है। मेरे अफसर मुझको धोखा देते हैं। जनता की भलाई के लिए मैंने 5 साल योजनाएं शुरू की है, लेकिन ब्लॉकों के सरकारी कर्मचारी अपने घरों को भरने में लगे हैं। मैं जानता हूं कि सारे देश में कुछ लोग लूट खसोट मचाए हुए हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अरे किसी से कहना मत साले।
उसने अंत में कहा, देश को आज केवल आपकी का ही सहारा है। आप ही पूंजीपतियों, मंत्रियों और अफसरों के षड्यंत्र को खत्म करके समाजवाद कायम कर सकते हैं। अब तुम क्या सोच रहे हो? ऐसे छोटे मोटे काम माँ बदौलत नहीं करते यार। तुमको देश की खातिर कुछ तो झुकना ही चाहिए। नहीं वे, मैं सिद्धांतों का आदमी हूँ। नेहरू को ट्रंक कॉल करके आ रहा हूँ, इसलिए तो देर हुई। अच्छा हाँ, मैंने साफ साफ कह दिया भैया, देश की प्राइम मिनिस्ट्री मुझे मंजूर नहीं। मेरे सामने बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सबसे पहले तो मुझे विश्व शांति कायम करनी है। दोनों हाथ खोल कर हंसने लगे। तुम्हारा सोचना एक तरफ से ठीक ही है। हाँ, मुझको भी एक मामूली सी बात याद आ गई। कल मुझको भी अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी का एक तार मिला था। क्या लिखता है? गोरे की आंखें सिकुड़ गई। मुझको अमेरिका बुला रहा है। उसने लिखा है, आप जैसा साहसी व्यक्ति आज संसार में कोई दूसरा नहीं। आप आ जाएंगे तो अमेरिका निश्चित रूप से रूस को युद्ध में हरा देगा। तुमने कोई जवाब दिया? मैंने भी कबूल कर दिया है कि मैं राष्ट्रीय विचारों का युवक हूँ और इस घोर संकट के समय किसी भी हालात में अपने देश को छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जा सकता। अच्छा किया। वैसे वह शख्स है बहुत सीधा साधा। मेरी तो बड़ी इज्जत करता है। मैंने ही उससे तुम्हारी सिफारिश कर दी थी। इस पर वे एक ही साथ इस तरह सिर नीचे करके हंसने लगे जैसे अपनी निकली छातियों को देखकर खुश हो रहे हों। परंतु बगल में खड़े एक पैंटधारी सज्जन की खिलखिलाहट सुनकर फौरन गंभीर हो गए। उनकी आंखें सिकुड़ गई, होठों में दृढ़ता आ गई और गर्दनें तन गई। इसके बाद गोरे ने अजीब शान से आगे बढ़कर पान वाले से कैप्सटन का डिब्बा ले लिया। फिर दोनों ने एक एक सिगरेट सुलगाई और अंत में शंटिंग करने वाले रेल के इंजन की तरह लापरवाही से धुआं छोड़ते हुए वहाँ से चलते बने। एक चौड़ी और साफ सुथरी तारकोल की सड़क के दोनों ओर भव्य दुकानें थीं। अगल बगल दोनों फुटपाथों पर हर उम्र, पेशा और रंग रूप के स्त्री पुरुषों की उत्साही भीड़ें विपरीत दिशाओं को सरक रही थीं। वे बाएं पटरी से आगे बढ़ रहे थे। उनके कूल्हे खूब मटक रहे थे। उनके हाथ कुछ फैलकर इस तरह आगे पीछे हो रहे थे जैसे वे खड़े होकर तैर रहे हों। वे अक्सर अपने दाएं और बाएं अत्यधिक नाराजगी से घूरते रहे थे। एक बार जब भड़कीले वस्त्रों से सज्जित कुछ छात्राओं का एक दल सुगंध उड़ाता हुआ बगल से गुजरा तो उन्होंने होठ सिकोड़कर चुंबन की आवाज़ें पैदा की। जब वे बाजार के दूसरे छोर पर पहुंच गए तो उन्होंने सरदार की दुकान के सामने खड़े होकर बादाम का शरबत पिया। बनारसी पान वाले के यहाँ जाकर चार चार बीड़े मगही पान खाए और अंत में बाईं पटरी से वापस लौटने लगे। उस लौंडिया को पहचान रहे हो? नहीं। सावले ने पीछे घूमकर एक दुबली पतली लड़की को जाते हुए देखा। तुम साले गधे हो। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो तुमको सेक्रेटेरिया का भी भंगी बनवाऊंगा। बेटे, यह है चंद्रा सिन्हा। एमए इंग्लिश से टॉप करके अब रिसर्च कर रही है। वह मुझको अपना पति मान चुकी है। या पुत्र? मजाक नहीं डियर। कई बार चरण छूकर
चरण पकड़कर रो चुकी है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मैं बाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। तुम्हारे बाप की भी तो बाल ब्रह्मचारी थे। दोनों के मुंह कानों तक फैल गए। यार, तुम हर बात को नॉन सीरियस बना देते हो। मैं देश की कोटि कोटि जनता के कल्याण के लिए अपील करता हूँ कि तुम गंभीर बनो और अनुशासन में रहो। अच्छा, फरमाइए हुजूर शहंशाह, हमारी उल मुल्क हराम उल मुल्क तो है। अर्जुन सुनो। एक रोज़ प्रोफेसर दीक्षित मेरे पास आकर गिड़गिड़ाने लगे। इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड। हाँ बे, और कौन? प्रोफेसर दीक्षित हैं इस अखिल विश्व में। गलती हुई सरकार। आते ही हाथ जोड़कर बोले, इस संसार में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। चंद्रा सिन्हा के बिना मैं एक क्षण भी चिंता नहीं रह सकता। वह मामूली स्टूडेंट थी, लेकिन मैंने ही उसको टॉप कराया। मैंने उससे कई बार कहा है कि तुमको 2 वर्ष में ही डॉक्टरेट दिला दूंगा। मैंने हर दर्जे के लिए पाठ्य पुस्तकें और कुंजियाँ लिखकर जो लाखों रुपए कमाए हैं, उनको चंद्रा के चरणों पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। लेकिन वह तो मेरी ओर देखती भी नहीं। वह आपके ही नाम की माला जपती रहती है। आप समझा देंगे तो कहना मान जाएगी। तुम तो बेटा फिर डरे होगे। तुम्हारा एक पीरियड वह लेता जो है हूँ। सारा देश जिसकी पूजा करता है वह उस पिद्दी से डरेगा। मैंने डांट कर उससे पूछा, बच्चों, पाठ्य पुस्तकों का रोब तो बहुत दिखाते हो, लेकिन क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो कि तुम्हारी सभी पुस्तकें तुम्हारे शिष्यों की लिखी हुई हैं? फिर क्या बोलिस? बोलता क्या, थर थर काँपने लगा। मेरे चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगा कि मैं यह बात किसी से न कहूँ। मैंने कड़क कर उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तुम बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों की चापलूसी करते हो। तुमने अनगिनत लड़कियों की ज़िंदगी इसी तरह चौपट की है। चंद्रा साध्वी नारी है। अगर आइंदा तुमने उसको बुरी नज़र से देखा तो मुझे बाध्य होकर देश की शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। सहसा एक बुक स्टॉल ने उनका ध्यान आकर्षित किया, जिसके सामने एक जवान, गोरी और सुंदर महिला खड़ी थी। उसका जूड़ा सर्प की कुंडली की तरह पीछे बंधा था और उसके पुष्ट शरीर पर गिरवे रंग की एक रेशमी साड़ी सयत्न लापरवाही के साथ लिपटी थी, जिससे वह कोई बौद्ध भिक्षुणी की तरह दिखाई दे रही थी। वह इब्स वीकली को ध्यानपूर्वक उलट पलट कर देख रही थी, परंतु उसके मुख पर इस आशा का भाव था कि लोग उसको अत्यधिक आधुनिक और प्रबुद्ध समझें। वे भी मुझे मुंह से धीरे धीरे सीटी की आवाज़ें निकालते हुए निकट आकर खड़े हो गए और कुछ पत्र पत्रिकाओं को उलटते पुलटने लगे। उन्होंने बारी बारी से रेखा, गोरी, रीडर्स डाइजेस्ट, इलस्ट्रेट वीकली, लाइफ, मनोहर कहानियाँ, फिल्म फेयर, जासूस महल आदि पत्रिकाएं देखी। बीच बीच में वे उस महिला को घूरते जाते थे और कोई बात कह के जोर से हंस पड़ते थे। यार, लास्की की भी अजीब आदमी था, गोरे ने कहा। क्यों? तुम तो जानते ही हो कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखने के पहले वह मुझसे मिलने आया था। कुछ कुछ याद आ रहा है। सावला महिला की ओर तिरछी दृष्टि से
देखकर जोर से हंस पड़ा। वह एक रात को चुपके से मेरे घर पहुंचा, गिड़गिड़ा कर बोला, जब तक आप मदद न करेंगे मेरी किताब लिखी नहीं जाएगी। मुझे दया आ गई कि आदमी शरीफ है और इसके लिए कुछ कर देना चाहिए। मैंने कहा, भाई मेरे पास इतना समय तो नहीं कि तुम्हारे लिए पूरी पुस्तक लिख दूं। हाँ, रोज़ मैं रात को 2 घंटे बोल दूंगा और तुम नोट कर लेना। तैयार हुआ। अरे बड़ा खुश हुआ। मैंने 10 दिन में ही पूरी किताब डिक्टेट करा दिया। वह कहने लगा कि पुस्तक के असली लेखक आप ही हैं और उस पर आपकी का ही नाम जाना चाहिए। लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं सत्य और अहिंसा के देश का रहने वाला हूँ और मेरी सेवाएं सदा निस्वार्थ होती हैं। उस महिला ने शान से गर्दन घुमाकर उनकी ओर घूरती नज़र से देखा। फिर वह इप्स बिकली खरीद कर उपेक्षापूर्ण भाव प्रकट करती हुई चली गई। दोनों ने जोर का ठहाका लगाया। फिर सावला शीघ्र ही गंभीर होकर गुनगुनाने लगा, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। उन्होंने बाजार के 2 और चक्कर लगाए। तब तक एक अंधेरा छा गया था। सभी दुकानें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा कर रहस्यमय स्वप्नलोक की तरह प्रतीत हो रही थी। वे फिर उसी पान की दुकान पर आकर खड़े हो गए। इस बार सांवले ने सिगरेट खरीदी। डियर, हम काफ़ी विदेश भ्रमण कर चुके हैं, अब हमको प्यारे स्वदेश की भी सूध लेनी चाहिए। गोरा जमुआई लेकर बोला, हाँ, मेरी भी पवित्र आत्मा स्वदेश के लिए छटपटा रही है। लेट अस गो। कुछ दूर चलकर वे दी प्रिंस में घूम गए। काउंटर पर बड़ी बड़ी मूँछों वाला एक अधेड़ व्यक्ति अत्यधिक तटस्थ और विनम्र भाव से बैठा था। उसने झुककर उनको सलाम किया। दाहिनी ओर 4 केबिन बने हुए थे। पहले में 4 व्यक्ति बैठे हुए थे और जोर जोर से बातें करके ठहाके लगा रहे थे, जिनको देखते ही वे दोनों अत्यधिक गंभीर हो गए और उनके चेहरों पर उच्चता और उपेक्षा के भाव अंकित हो गए। वे अंतिम केबिन में जाकर बैठ गए। क्या लोगे? गोरे ने पूछा। देश का सामाजिक और नैतिक स्तर ऊंचा करना है, ब्रांडी ही चलने दो। एक अद्धा और साथ में अभी उबले हुए अंडे, गोरे ने ऑर्डर दिया। जब बैरे ने सामान लाकर मेज पर रख दिए तो गोरे ने 2 गिलासों में बराबर बराबर मात्रा में शराब डाली। सावले ने चुपके से अपने गिलास की कुछ शराब गोरे के गिलास में उड़ेल दी और अंत में झेप कर हंसने लगा। साले तुम कायर हो। गोरा बिगड़ गया। मैंने सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर होने पर मैं तुमको भ्रष्टाचार निवारण समिति और जाति भेद उन्मूलन समिति का अध्यक्ष बना दूंगा, लेकिन जब तुम इतनी पी नहीं सकते तो अवसर आने पर घूस कैसे लोगे, जालसाजी कैसे करोगे, झूठ कैसे बोलोगे, फिर देश की सेवा क्या करोगे? खाक। दोनों जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। फिर उन्होंने सिगरेट सुलगा ली। वे शराब भी चुस्की लेने के बाद अंडे खाकर कुछ देर तक अपनी नाक की शीत में महत्वपूर्ण और बुजुर्गाना ढंग से देखते थे और बाद में सिगरेट के गहरे कस खींचकर धुआं छोड़ने लगते थे। जब वे बाहर निकले तो उनके चेहरे तमतमा रहे थे। फुटपाथों पर की भीड़ें हल्की पड़ गई थी। गोरे ने हाथ ऊंचे करके अपने शरीर को तोड़ा। तुम्हारी लीडरशिप का मज़ा न आया। आज तो कुछ रचनात्मक कार्य होना चाहिए।
तो तैयार हो जाओ, मैं देश के चौमुखी विकास और विश्व शांति स्थापना के लिए जो कदम उठाने जा रहा हूँ उसमें तुम्हारे जैसे नौजवान की मदद चाहिए। अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो माँ बदौलत खुश होकर तुमको होम मिनिस्टर बना देंगे। जो आज्ञा हुजूर। तो आओ बेटा, रिक्शे पर बैठो। कुछ देर बाद उनका रिक्शा एक ऐसी छोटी सी बस्ती के पास रुका जिसमें खपड़ैले और फूस के 15-20 छोटे छोटे मकान थे। उस बस्ती में चौका बर्तन करने वाले कमकर कुछ रिक्शा चालक और इसी किस्म के मजदूर रहते थे। वह स्थान विश्वविद्यालय से लगभग 1 मील दूर शहर की सीमा पर स्थित था, इसलिए दूर तक कोई अन्य बस्ती नहीं दिखाई देती थी। नुक्कड़ पर पान की एक ऐसी दुकान थी जिसमें अन्य छोटे मोटे सामान भी मिलते थे। झोपड़ियों से मध्यम मटमैली रोशनियां झांक रही थी। रात अंधेरी थी, परंतु मौसम बहुत सुहावना था और निःशब्द चलने वाली पवित्र, स्वच्छ और शीतल हवा शरीर और मन को पुलक से भर देती थी। वे पहली झोपड़ी में ही घुसे। बाहर छोटे से बरामदे में बाईं ओर दीवार से सटकर नाव की तरह गहरी एक पुरानी बसखड़ पड़ी हुई थी। दाहिनी तरफ एक कोने में एक औरत चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही थी। वह चौंक कर खड़ी हो गई, परंतु गोरे को तत्क्षण पहचान कर सज्जनता पूर्वक हंसने भी लगी, जिससे उसके गालों के बीच में गड्ढे पड़ गए। उसकी उम्र 24-25 की होगी। रंग करीब करीब काला था, परंतु शरीर बहुत मजबूत था और वह देखने में बुरी भी नहीं थी। वह एक मैली कुचली साड़ी पहनी थी और उसके आंचल की अस्त व्यस्तता के कारण उसके उन्नत और पुष्ट उरोज दिखाई दे रहे थे। वह एक सीधी सादी और सरल स्वभाव की स्त्री प्रतीत होती थी। बहुत दिन के बाद दर्शन दिया। बैठिए। यहाँ बैठ कर क्या होगा जी? गोरा हंस पड़ा। तो भीतर चलिए। वह भी हंसने लगी। आज तुम्हारी सेवा में विश्व के एक महान नेता को लाया हूँ। मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आती, कौन है ये? उसने अदा के साथ सावले की ओर देखा। ये अखिल विश्व लेखक संघ के अध्यक्ष हैं। इनको हर तरह से तुम्हें खुश करना है। मेरे लिए तो सभी बराबर हैं, किसी तरह की शिकायत की बात नहीं मिलेगी। वह फिर हंसने लगी। तुम्हारा दोपाया जानवर कहाँ है? कहीं घास चरने गया होगा। वह खिलखिला पड़ी। तो क्या देर है? कुछ नहीं, दाल चुरती रहेगी। वह सहसा व्यस्त होकर चूल्हे के सामने बैठ गई। उसके होंठ अनजाने ही एक सिफ्ट हल्की मुस्कुराहट से फैल गए थे। उसने एक लकड़ी निकालकर आंच धीमी कर दी, बटलोई की दाल को करछुल से चलाया और अंत में आश्वस्त होकर उठ खड़ी हुई। गोरा बाहर बसकट पर बैठा ऊँघता सा रहा। थोड़ी देर बाद औरत तेजी से बाहर आई और बटलोई को चूल्हे पर से उतार कर पुनः कोठरी में चली गई। अब बाहर बैठने की बारी सावले की थी। इस बीच बरामदे
के ताक पर रखी टिपरी की रोशनी किसी बीमार की फीकी मुस्कुराहट की तरह टिमटिमाती थी रही। 2-2 रुपये हुए थे, हुए ना? बाहर निकलकर गोरे ने हंसकर पूछा। आज तो 4 लूँगी। बड़ा परेशान किया है आप लोगों ने, वह आंखें मटका कर बोली। तुम तो पूंजीपति हो, तुमको किस बात की कमी है? अच्छा 8-8 आना और, लेकिन 10 रुपये का नोट है। रुपये तो मेरे पास नहीं है, पान वाले से भुना लेते हैं। लाइए मैं ले आती हूँ। अरे तुम देश की महान कार्यकर्त्री हो, तुम कहाँ कष्ट करोगी, अभी आते हैं। अच्छी बात है, वह हंसने लगी। वे झोपड़ी से बाहर निकलकर पान की दुकान की ओर बढ़े। वह औरत बरामदे में खड़ी उनको देख रही थी। साले जूते निकाल कर हाथ में ले लो, गोरे ने दुकान के निकट पहुंचकर फुसफुसाहट कर के स्वर में कहा। क्यों? सावला चौंक उठा। मेरे आदेश का चुपचाप पालन कर। आज समय आ गया है कि हमारे नवयुवक बुद्धिमानी, मौलिकता, साहस और कर्मठता से काम लें। मैं पूर्ण अहिंसात्मक तरीके से उनका पथ प्रदर्शन करना चाहता हूँ। दोनों ने झटपट अपने जूते उतारकर अपने हाथों में ले लिए। भाग साले, आर्थिक और सामाजिक क्रांति करने का समय आ गया है। वे सरपट भाग चले, साथ में वह ही हंसते भी जा रहे थे। वह औरत झोपड़ी के बाहर निकल आई थी और छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी थी। अरे लूट लिया हरामी के बच्चों ने, उन पर बच्चर गिरे। झोपड़ियों से कुछ व्यक्ति निकलकर युवकों के पीछे दौड़े। तारकोल की सड़कें जनशून्य थी। दोनों युवक अरबी घोड़ों की तरह दौड़ रहे थे। वे कभी बाएं घूम जाते तो और कभी दाएं। पीछा करने वालों में से एक फुर्तीबाज व्यक्ति तीर की तरह उनकी ओर आ रहा था। वह समीप आता गया। अब वह समय दूर नहीं था जब वह आगे लपक कर सावले युवक को पकड़ लेता, जो पीछे पड़ गया था। परंतु सहसा गोरा रुक कर एक ओर खड़ा हो गया। फिर फुर्ती से आगे बढ़कर उसने छुरा उस व्यक्ति के पेट में भोंक दिया, जो हाय मार डाला कहकर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों पुनः तेजी से भाग चले। जब बिजली का खंभा आया तो रोशनी में उनके पसीने से लथपथ ताकतवर शरीर बहुत सुंदर दिखाई देने लगे। फिर वे न मालूम किधर अंधेरे में खो गए। इस तरह ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आज के नवयुवकों का जो बड़ बोलेपन है, जो लोगों के सामने अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ हमारा यहाँ परिचय है, यहाँ ऐसे है, वहाँ ऐसे है, ऐसे लोगों का ये कहानी ऐसे लोगों पर ही लिखी गई है अमरकांत द्वारा, लेकिन आज से लगभग 50 साल पहले लिखी गई है। जब उस ज़माने में ऐसे लोग थे तो आज क्यों नहीं होंगे, इसका आज कैसे लोग होंगे इसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। आपको कैसा लगा इसे आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।